नमस्कार, अभिनंदन। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। जी हाँ, इस बात से तात्पर्य है कि भारतवर्ष ने इस विश्व को ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अनुपम भेंट दी हैं और इसी परंपरा को संपोषित किया हमारे देश के प्रबुद्ध मनीषियों ने, ऋषियों ने और महान व्यक्तियों ने। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को एक नई दिशा प्रदान की जब उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। सिद्धांतों को, तत्कालीन रूढ़ियों को एक ओर करते हुए वे निरंतर आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य आर्यभट्ट जी की विद्वता को समझाने के लिए और समझने के लिए हम सभी आज यहाँ कक्षा 8 की इस संस्कृत कक्षा में उपस्थित हैं और आज हम आर्यभट्ट के जीवन चरित्र के विषय में कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, पश्चिम दिशायाम और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यह संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। अर्थात जब सूर्य पूरब में निकला और पश्चिम में जाकर छिप गया तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो पूरब से पश्चिम में गया है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जाकर छिप गया, हमें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो गया है। ठीक है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला। सूर्य तो अचल है और पृथ्वी चलती है, पृथ्वी घूमती है। क्या स्वीकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह तो भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने बताया सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। वह महान गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित इस रूढ़ी का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम, इसके लिए उदाहरण दिया, यद गतिशीलायाम नौकायाम, कि जिस प्रकार गतिशील नौका में बैठा हुआ, उपविष्टः बैठा हुआ, मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति, मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है और अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है।
476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेन विरचिते आर्यभट्टीयम् इति अस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। अब हम उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लेखित है। तो उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था उसका नाम था आर्यभट्टीयम, और उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ 476 में। ठीक है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है यत पाटलिपुत्रम निकषा के पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला कहते हैं उनका जो जहाँ पर वो आविष्कार करते थे, जहाँ पर वो रिसर्च किया करते थे, वो जगह। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाटलिपुत्र में ही उनकी कर्मभूमि थी। अर्थात उन्होंने जो भी काम किए, जो भी शोध किए, जो भी जानकारियाँ दी, जो भी उन्होंने अपने वैज्ञानिक तथ्य रखे, उन सभी का संश्लेषण, विश्लेषण, सब कुछ उन्होंने कहाँ पर किया? पाटलिपुत्र में किया। तो इस प्रकार इन 2 पैराग्राफ से, अनुच्छेदों से हमें पता चला कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया था, और पाटलिपुत्र के निकट उनकी वेधशाला थी और वहीं पर वे अपने प्रयोग किया करते थे। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आदहति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित था, जिसमें संख्याओं का आकलन, संख्याओं की गणना विशेष थी या महत्वपूर्ण थी। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट द्वारा फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं रखा गया, या आर्यभट्ट द्वारा फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखता था। कौन? समाज। गणितीय पद्धत्या कृतम, गणितीय जो पद्धति थी उसके अनुसार, कृतम आकलनम, उसके अनुसार जो गणना की गई, तेन प्रतिपादितम, उससे प्रतिपादित हुआ, स्पष्ट हुआ कि ग्रहण राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, कि जो ग्रहण होता है वो राहु केतु नामक राक्षसों के कारण नहीं होता है। तो आर्यभट्ट ने ये कहा कि जो ग्रहण होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि राहु और केतु नामक कोई 2 राक्षस थे और उनके द्वारा जो प्रचलित कहानी समाज में है उसके कारण होता है। उन्होंने उसका एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ये क्यों होता है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, कि यह तो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इन 3 कारणों से होता है। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या, सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी,
चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणं भवति, कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से, या वो संयोग ही ग्रहण का कारण होता है। यदा पृथिव्या छाया पातेन, कि जब पृथ्वी की छाया से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। रुकने का मतलब है कि पृथ्वी तक नहीं आ पाता, कि यदा पृथिव्या छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणं भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। और तथा उसी प्रकार पृथ्वी सूर्यों मध्ये समागतस्य, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रस्य छाया पातेन, चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। अर्थात यदि बहुत एक कोई बात ऐसी जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले आ रहे हैं और अचानक से कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं होता, तो उसे स्वीकार करना कठिन होता है। यह इसका कहने का तात्पर्य है। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई। स पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जातः, वह अन्य पंडितों के उपहास पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालगतिगामिनी दृष्टा, और फिर उनकी जो दृष्टि थी काल गतिगामिनी, काल की गति को देखने वाली, अर्थात भविष्य को देखने वाली साबित हुई। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिक उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट करते हैं। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, और इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट यह रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, कि वास्तव में भारतीयों के लिए गणित परंपरा में और विज्ञान परंपरा में यह एक शिखर पुरुष थे। तो आप सभी ने देखा, सुना और पढ़ा आर्यभट्ट के बारे में, और जाना कि किस प्रकार आर्यभट्ट हमारी भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए। भले ही एक समय में उनका विरोध हुआ, किंतु समय के साथ साथ जब लोगों को सच्चाई का पता चला, उस चीज़ को उन्होंने जाना और समझा, तो उसे स्वीकार किया गया और उनके प्रति आदर प्रकट किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित और भारतीय परंपरा दोनों के ही लिए आर्यभट्ट जो हैं एक शिखर पुरुष थे, महान पुरुष थे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस पाठ का अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं।
इस पाठ का सार भी लिखना है, ठीक है, और अभ्यास कार्य को भी पूर्ण कर लेना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।